अगर हमारे फाइनेंस के हालात आज जैसे भी हैं, उस हालात के लिए हमारे जन्म पत्रिका में ग्रह की क्या स्थिति है, जिनके कारण हम फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पाते। ये हमारा एक पूरी सीरीज चल रही है और हमारा ये प्रयास है लास्ट में आपको ऐसा सूत्र मिल जाए, जस्ट एक होरोस्कोप आपके सामने आए और छोटे से सूत्र से आप पक्के तौर पर कह सके कि हाँ, इसके पास तो धन जीवन में है और रहेगा। धन कहाँ से आ रहा है, धन का सोर्स क्या होना चाहिए, धन को हम और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इस सब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक हमारी चर्चा जारी रही। कई बार हम लोग कहते हैं कि रेमेडी बताइए फाइनेंस के लिए। ध्यान रहे, ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के लिए फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, फाइनेंस को बचाने के लिए अलग अलग रेमेडी। पंचम भाव, साथ में सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह, दो फैक्टर हमने आपको बताए थे, दो प्लेनेट आपको बताए थे। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह अच्छे हैं, अब अच्छे का मायने समझिए। कभी कभी हम जब बातचीत करते हैं तो मैंने पाया है कि स्टूडेंट हर चीज को एक जैसा समझ लेते हैं। ग्रह का अच्छी स्ट्रेंथ में होना एक अलग बात है, ग्रह का स्वग्रही होना अलग बात है, ग्रह का उच्च का होना एक अलग बात है, ग्रह का नीच राशि में होना एक अलग बात है और ग्रह का वक्री हो जाना एक अलग बात है। इन चीजों को हमने अलग अलग बिंदुओं से ही समझना है, एक नहीं समझना। अगर मैं कह रहा हूं सूर्य और गुरु अच्छे होने चाहिए, तो इसका तात्पर्य है मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मैं ग्रह की शक्ति की बात कर रहा हूं कि ग्रह शक्तिशाली होना चाहिए, ग्रह में ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। दूसरी बात, कई बार ग्रह हमारी जन्म पत्रिका के लगन के अनुसार हम बोल देते हैं कि यार ये ग्रह तो अच्छा है, ये ग्रह तो हमें फायदा देगा। जैसे अगर मैं कहूं कि कर्क लगन वालों के लिए, तो हमारे तुरंत दिमाग में आएगा गुरु ग्रह अच्छा है। अगर मैं कहूं धनु लगन वालों के लिए, तो हम कहेंगे सूर्य अच्छा है, क्योंकि वो भाग्य का मालिक है। पर ये अर्ध सत्य है, ये तो उस होरोस्कोप में जाकर के देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि सूर्य ग्रह उसके लिए कितना अच्छा है। जब हम कहते हैं ग्रह अच्छा है, इसका मतलब उसकी ड्यूटी है, उस ग्रह की ड्यूटी है उस व्यक्ति को अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा देने की। पर हर व्यक्ति ड्यूटीफुल थोड़ी होता है कि वो देगा ही देगा। ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार और अपनी प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब जिस स्थान पर जिस भाव में ग्रह बैठा है उसके अनुसार ही रिजल्ट देता है। शक्ति के अनुसार, नेचर के अनुसार और जिस भाव में वो विराजमान है उसके कारण ही ये
ग्रह अपने रिजल्ट देता है। बेशक आपके कुंडली में कोई ग्रह कितना ही योगाकारी क्यों ना हो, ये ध्यान रखना। किसी भी कुंडली में कोई ग्रह क्यों ना कितना भी योगाकारी हो, अगर उसमें शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो अपने बेस्ट रिजल्ट या अपने अच्छे रिजल्ट या आपकी आशा के अनुसार वह रिजल्ट नहीं दे पाएगा। देखो, मैं इतना बहुत डीपली जा करके बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। इस सेशन का सबसे बड़ा यही फायदा है कि हम फ्लो में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, ताकि जो लोग पुराने हैं और वो अगर किसी भी तरह के कंफ्यूजन में हैं, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि अच्छे का मतलब, शक्तिशाली होने का मतलब क्या मतलब। तो यहाँ पर मैंने बात करी धन के लिए, हमने 2 प्लेनेट को पकड़ा, सन को और गुरु को, और क्या कहा कि ये अभी तो शक्तिशाली होने चाहिए, ये शक्तिशाली होने चाहिए। अगर ये शक्तिशाली हैं, एक नंबर बात, उनके जीवन में धन की कमी नहीं। सूर्य के द्वारा दिया गया जो धन होता है, वो पिता के द्वारा, राज सत्ता के द्वारा, राज परिवार के द्वारा दिया गया धन है, तथा अपने जीवन में जो आपकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का सम्मान जब ये सोसाइटी करती है, उससे जो धन आता है, आपकी अच्छी इमेज से जो धन आता है, वो धन सूर्य का धन है। इसलिए जिन लोगों का सूर्य अच्छा है, एक प्रकार से तो सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, और वो सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ जोन में। अर्थात उनके लिए आप क्या कहेंगे, धन कहीं से भी आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, धन कहीं से भी आएगा। अब जिस एवरेज से सूर्य की ताकत कमजोर होती चली जाएगी आपके होरोस्कोप में, धन को कमाने के लिए आपको उतना ही ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ जाएगा। यानी कि अब आप सेफ जोन में नहीं है। सूर्य जितना कमजोर होता जाएगा, उतनी ही आपकी सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी गड़बड़ाती चली जाएगी। तो आपको बिल्कुल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। अब आप में से किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है, तब बात आपकी ठीक है, पर ये मेरा सूर्य कमजोर क्यों हुआ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे मेरा सूर्य कमजोर हो जाए। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम तो सूर्य को डेली जल देते हैं साथ, और आप कह रहे हो सूर्य से धन आएगा। तो ये कैसे, समझ में नहीं आया। हमारा तो कुछ ऐसा बना नहीं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। उनको पहले समझना होगा कि हमारे ही होरोस्कोप में ये सूर्य ग्रह कमजोर क्यों है। हम तो इस संसार में जब आए और जो कुंडली बनी हमारी, उसमें देखा और देखते ही अरे सूर्य तो कमजोर मिल गया, हमने अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम बच्चे हैं, हमने आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि हमारा सूर्य कमजोर हो गया। तो ध्यान रहे, कोई भी ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में ऐसे ही तंग करने के लिए कमजोर अवस्था में नहीं बैठता। ध्यान रखना है, कमजोर अवस्था में ऐसे ही नहीं कोई ग्रह आके बैठ जाएगा, साहब उसका मन करा, उसका मूड खराब हुआ और आप इस संसार में आ रहे हैं और तुरंत वो बेचारा कहता है नहीं नहीं मूड ठीक नहीं है, मैं तो सूर्य ग्रह हूँ और मैं तो 8वें भाव में जाके बैठूंगा। ऐसे नहीं, या मैं 12वें में जाके बैठू, या मैं नीच राशि में जाके बैठू, या मैं सप्तम भाव में जाके बैठू, ऐसा नहीं। तो सूर्य ग्रह को बारे में आपको समझने के लिए क्या समझना होगा,
कि ये आपके पिता के द्वारा किए गए जो कर्मास हैं, आपके पिता के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, उनका भी दुष्परिणाम हो सकता है। जो आपके पिताजी पास्ट लाइफ का जो ऋण कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, उसका कुछ अंश आपके चार्ट में सूर्य के रूप में गड़बड़ा है। अब क्या पिताजी का ही खराब होगा, या पिता ने ही कोई ऐसा उल्टा सीधा काम कर दिया जिसकी वजह से आपका सूर्य बिगड़ गया? तो मैं कहूंगा नहीं, उनके पिता से भी सूर्य का कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म का कैरी फॉरवर्ड ही हमारा हॉरोस्कोप है, कि आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी का सूर्य के बारे में क्या पॉजिटिव कर्म है और क्या नेगेटिव कर्म है। इट्स ओनली फॉर सूर्य। ये ध्यान रखना, हम अभी सूर्य की बात कर रहे हैं, तो हमने हमारा सूर्य, हमारे पिताजी का सूर्य, हमारे दादाजी का सूर्य, हमारे परदादाजी का सूर्य, वो उसी तरह से वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जा रहा है, जब तक कि बीच में कोई इंटरवेंशन ना करने वाला मिल जाए। इंटरवेंशन करने वाला एक कोई परिवार का एक सदस्य आया और उसने सूर्य साधना करना आरंभ किया, सूर्य की रेमेडीज करना शुरू हुआ, और लंबे समय तक सूर्य नारायण भगवान को अपना इष्ट बनाया। सूर्य, जिन जिन चीजों से सूर्य प्रसन्न होता है, उसने अपना जीवन वैसा ही जीना शुरू किया। तो अब इंटरवेंशन खड़ा हो गया। अब जो उसकी औलाद आएगी, उसका सूर्य खराब नहीं मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? उसका सूर्य खराब नहीं होगा, उसके सूर्य में सुधार आ जाएगा। सेम चीज अगर वो बच्चा जो आया है, वो भी सेम अपने पिता की तरह ही सूर्य से रिलेटेड अच्छे कर्म करता चला जाएगा, तो अगली बार जो उसकी औलाद होगी, उसमें सूर्य की स्थिति और अपग्रेड हो जाएगी। तो बड़ा प्यारा सूत्र समझाया है आपको, किस तरह से ग्रह अपनी कमजोर स्थितियों में आ जाते हैं और किस तरह से ग्रह अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। उसके पीछे हम ही केवल जिम्मेवार, हमारे ही द्वारा किए गए कर्म जिम्मेवार। ये पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी या वर्मा जी इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है, ध्यान रखिए, ये हम ही है। क्लियर? तो हमें समझना होगा, जब हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक्वायर कर लेता है हॉरोस्कोप में, तो व्यक्ति का नाम, नेम एंड फेम मिलता है उसको। जो भी नेम फेम गेन कर लेता है इस संसार में, वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, और धन कहीं से भी आए उसका सोर्स बना रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है अनलिमिटेड देने की क्षमता रखता है। अभी ऐसा नहीं कि केवल इसी से सारा मामला सोल्व हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। हर व्यक्ति का सूर्य इतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति का सूर्य इतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। अब जिनका स्ट्रांग है वो कुंडली दिखाते नहीं। अच्छा, ये भी खास बात है, जिन लोगों का सूर्य स्ट्रांग मिलेगा वो कुंडली नहीं दिखाए। काहे को दिखाएं भाई? वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, वो जानते हैं हम इस जिंदगी में कुछ ना भी करें तो भी पैसा है। उनकी स्थितियां ऐसी बनी हुई है, वो ज्योतिषी के पास आ सकते हैं, पर किस विषय को लेकर के आए? यार आजकल मन बड़ा टेंशन में है, फलाने से मेरे वाइफ से हल्का सा झगड़ा हो गया, फलाने से ये छोटी मोटी इश्यूज लेकर के कि यदा कदा किसी ज्योतिषाचार्य से, उसमें भी उसकी अगर केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही हो, तो ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं आएगा। अगर हम किसी व्यक्ति ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, दशाओं का कमाल है, उसकी दशा ज्योतिषी के पास लेकर के जा रही है, वो अपने आप नहीं आ रहा, ये ध्यान रखिएगा, उसकी भी दशाएं होती। चलो, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह से हमें
देखना होगा। अब हमें क्या समझना है, अगर आपको लगता है कि यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, नो प्रॉब्लम, एंजॉय इट। अगर आपको लगता है यार जितना मैंने सोचा है उतना बात नहीं बनी, तो अपने सूर्य को राउंड फिगर में लगाइए कि किस हाउस में बैठा है, और देखिए कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, किस किस पॉइंट पर गड़बड़ हुई है। आपका क्वेश्चन फिर उठेगा साहब कि साहब कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ कैसे देखी जाए, कि कैसे मान ले कि हमारा गड़बड़ है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये देखिएगा कि ग्रह, सूर्य ग्रह कौन सी राशि में है, नंबर एक। नंबर दो पॉइंट, इनको पॉइंटर से बना लीजिए। अभी आपको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है, उसके विपरीत जाकर के मैं बहुत स्लो चल रहा। नंबर एक, कौन सी राशि में बैठे। अब राशि में क्या देखोगे कि शत्रु राशि तो नहीं है, नीच राशि में तो नहीं बैठा हुआ, क्या ये हमारी मित्र राशि में बैठा है, क्या ये उच्च की राशि में बैठा हुआ है, क्या ये स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। नंबर दो, कौन से भाव में बैठा है, क्या ये केंद्र स्थान में बैठा है, क्या ये त्रिकोण में बैठा है। ध्यान रहे, जब सूर्य अपनी ही राशि में बैठ जाता है तो प्रसन्न है, प्रसन्न है, खुश। आप इसको खुश है करें। अब इसमें प्लस प्लस करते जाना है आपने। अगर वो केंद्र में बैठा है तो एक प्लस और लगा दो कि थोड़ा और खुश हो गया। त्रिकोण में बैठा है तो एक प्लस और लगा दो और खुश हो गया, सूर्य खुश हो गया। या तो स्वग्रही बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, नट सेल में हमने ये समझना है ये खुश है। अब इस सूर्य ग्रह की खुशी में कौन है जो गड़बड़ करता है ना। कई लोग होते हैं ना खुशी में बेदखली पैदा कर देते हैं। अच्छा पार्टी में बुलाया है, अरे वाह वाह शर्मा जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। क्या बात, पनीर नहीं मिला क्या आपको मार्केट में? मार्केट तो खुला था, पनीर की सब्जी सी नहीं बनाई है ना। अरे अरे वो फलाने वाले की जलेबी तो मंगवा लेते कम से कम। अरे गर्मी चल रही है, आइसक्रीम तो मंगवा लेते। बंदा टेंशन में, ये तो दिमाग लगाया ही नहीं था कि बंदा आइसक्रीम भी मांगेगा। तो क्या हो गया, उसको टेंशन दे दी है, उसने पार्टी कर दी, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। तो ऐसे ही क्या होता है कि शनि को, सॉरी सूर्य ग्रह को टेंशन देने वाले हमारे पास मुख्य रूप से तीन ग्रह हैं जो सर्वाधिक टेंशन में डाल देते हैं। कौन है? शनि ग्रह। सबसे पहले शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। ये तीन बिल्कुल डायरेक्ट टेंशन में डाल देते हैं। डायरेक्ट टेंशन का मतलब अब तो फंस गए, गए, मर गए, कहाँ फंस गए। तो डायरेक्ट सूर्य टेंशन में आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य के साथ ये तीन ग्रह में से कोई भी ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए कुंडली में। इन तीन ग्रहों के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए। नंबर तीन बात, किसी भी तरह की इन तीन ग्रहों में से किसी की भी दृष्टि सूर्य पर नहीं पड़नी चाहिए। हो जाता ना कई बार लगन में सूर्य बैठा है, 11वें भाव में शनि बैठ गया, अब आपने कहा जी संबंध कुछ नहीं बन रहा, ना कोई राशि परिवर्तन है ना कुछ और है। तो क्या हुआ, शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो शनि ने अपनी दृष्टि डाल दी और सूर्य भगवान टेंशन में। ऐसे इस स्थिति को मैं बता रहा
अब जब भी ध्यान रखेगा, जब भी ग्रह टेंशन में आएगा, टेंशन आदमी वाली नहीं, मैं जानबूझ करके टेंशन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप और हम आपस में जो वार्तालाप इंसानों की भाषा होती है उससे हम समझ सके। सूर्य नहीं टेंशन में आता है, हम लोग टेंशन में आते हैं। कहने का मतलब उसकी खुशी में खलल आ गया, आप ऐसे समझो उसकी खुशी में कोई ना कोई गड़बड़ आ गई। अब जब भी कोई भी ग्रह उसकी खुशी में कमी आ जाती है, तो देना कम कर देता है। आप ऐसे समझो, एक बच्चा है जिसका रिजल्ट आने वाला है और अपनी माँ को कह के गया है कि माँ मैं रिजल्ट देखने जा रहा हूँ, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। माँ कहती है तो बेटा लड्डू मंगवा लो। कहता हाँ हाँ, टेंशन किस बात की, मंगवा लो। माँ ने लड्डू मंगवा लिए। माँ ने पड़ोस के 4 लोगों को इकट्ठा कर दिया कि भाई आज छोरे का हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट छोरा धड़ाके से पास हुआ, लड्डू खिलाओ। 4 लोग भी आ गए। चलो, अब लड़का हो गया फेल। अब माँ कैसे लड्डू खिलाएगी उनको? उसका चेहरा कैसा हो जाएगा? क्या वो लड्डू देने में इंटरेस्टेड होगी? उसको तो ये टेंशन हो रही है 300 रुपए किलो के भाव के लड्डू खराब हो गए हैं। अब वो क्या देगा? नहीं देगा। अब सीन पलट लो, अगर छोरा टॉप में आ गया तो फर्स्ट आ गया और किसी ने कहा अरे आंटी जी एक लड्डू क्या देना, छोरा इतने बढ़िया नंबर से पास हो गया, एक और दे दो। अब वो मांगे बेटा और मंगा दूंगी, कोई बात नहीं, ये ले, तू 2 ले, तू 3 ले। ऐसे ही ग्रह का, जब ग्रह खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो आप एक मांगते हो तो देता है, नहीं भी मांगते हो तो भी देता है। तो कुल मिला के नेट रिजल्ट क्या निकला? नेट रिजल्ट ये निकला, हमें होरोस्कोप में देखना है कौन सा ग्रह खुश है और कौन सा दुखी है। दुखी देगा नहीं, मांगोगे तो भी नहीं, और जो खुश है बिन मांगे भी देगा और मांगने से एक कद दो। पूरी को भी चाहिए ज्योतिष। अब एक लास्ट बैरियर है। आप में से किसी ने कहा देखो जी आपने जो बात बताई ना, मेरी कुंडली में सूर्य को कोई तंग नहीं कर रहा, मेरा सूर्य खुश है। पर वो बात नहीं है जो आपने बताई। आई एम नॉट फाइनेंशियल। तो लास्ट का एक बैरियर होता है जो हमारे नमांश कुंडली में क्रिएट हो। आपने जैसे D1 में सूर्य के हालात को देखा है, ऐसे सेम नवमांश में देखिएगा। वही सूत्र, केंद्र में बैठा है कि त्रिकोण में बैठा है, शनि राहु केतु तो कहीं साथ नहीं बैठे, ग्रह नीच राशि में तो नहीं बैठा, ग्रह शत्रु राशि में तो नहीं बैठा। अगर वहां पर भी ग्रह ऐसे ही हालात पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर 1 बात, आपके बापू के ग्रह, आपके पिताजी के ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये ध्यान से समझिएगा। कुछ राजनेताओं की कुंडली में आपको हो सकता है ऐसा मिले, राजयोग ढंग का ना मिले, पर वो मुख्यमंत्री बने बैठे। ये ध्यान रखिएगा, उनका बाप भी मुख्यमंत्री होगा या मुख्यमंत्री के बराबर के कद का होगा या मुख्यमंत्री से ऊपर के लेवल का। या उसकी रेपुटेशन अपनी सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पर होगी, मास लीडर हो सकता है वो, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है। उन्हीं के बच्चों की कुंडली में ये चीज मिल सकती है कि राजयोग ना भी हो तो भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो भी उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे बाला साहब ठाकरे का उदाहरण आपके साथ,
उनके बेटे उद्धव ठाकरे जो एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, ना ही वो मुख्यमंत्री बनने की मंशा रखते थे, ना ही उन्होंने वो उसकी फाइट की, फिर भी आज वो मुख्यमंत्री। और ऐसा केवल ये पहला केस नहीं है, पचासियों केस हमारे हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगे, जिनके पिता या अपोजिशन के लीडर थे, या मास लीडर थे, या बहुत बड़े नेम फेम वाले व्यक्ति थे, और बेटे ने प्रयास भी इतना ज्यादा नहीं किया, फिर भी वो या तो कैबिनेट मंत्री बन गया, या वो मुख्यमंत्री बन गया, या कोई बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन पे चला। यानी पिता के कर्मास का फल ट्रांसफर बच्चे को हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर सूर्य की हालात अच्छे नहीं है, तो एक तरफ पिताजी की तरफ देखिए, हैं कि पिताजी कुछ किया नहीं है। मजाक की बात है, कहीं सचमुच देखने लग जाओ, हैं पिताजी को कुछ मत कहे। हमने तैयारी करनी है इस ग्रह को यहीं से ठीक, फिर रोने से कुछ नहीं। आप हाँ सनेहा जी क्या कह रहे हैं? सर आपने बोला कि आपके पिता के कर्माज से रिलेटेड सूर्य का इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में। तो अगर उस पिता के 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 या 3 बहुत अच्छे सेटल हैं, उनको बहुत अच्छा फल हो रहा है, और कोई 1 या 2 के मतलब सूर्य की वजह से उनको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका फिर क्या असर है? उन तीनों के लिए क्यों अच्छा और एक के लिए क्यों खराब? बहुत आसान है स्नेहा जी, अगर आपने इसको आगे पढ़ा हुआ होता तो आपका क्वेश्चन नहीं उठता, फिर भी मैं आपको जवाब देता हूँ। किसी ने अगर संतान भाव पढ़ा हो तो उसका आंसर उसी में छुपा है। पंचम भाव। हमारे जन्म पत्रिका में जो पहली संतान आती है वो पंचम भाव से। हम्म। अब मान लीजिए पहले बच्चे को बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो इसका मतलब पिता का पंचम भाव बहुत बढ़िया था। अब दूसरी संतान सप्तम भाव से, तीसरी संतान नवम भाव से। अब सोचो पहले 2 बच्चे कुछ नहीं कर रहे, उनका नहीं बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा, तो हो सकता है पिता का नवम भाव अच्छा, तो उस नवम भाव के अच्छे होने का इम्पैक्ट तीसरे बच्चे को मिलेगा। ओके। कोई चौथा बच्चा भी है, अगर कोई बच्चा चौथे नंबर पर है, चाहे वो लड़का या लड़की है, और पिता का 11वां भाव और साथ में भाव का कारक अगर कुंडली में ये अच्छे आए हैं, तो उसके अच्छे कर्मों का ट्रांसफर जो होगा वो चौथे पर होगा। बिल्कुल टेंशन में मत आना कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है। कुंडली में नहीं तो सारे बच्चे अगर पंचम भाव से आते तो जरूर टेंशन वाली बात आ जाती। संतान का सुख पंचम से आता है, और अगर हम अलग अलग संतान की बात करें तो अलग अलग भाव रिलेट करता है। क्लियर हुआ सुनिया जी? यस सर, अलग अलग भाव। बिल्कुल। हम्म। तो अपने आप को देख लेना, अपन दूसरे नंबर के, तीसरे के, चौथे के नंबर के। हम्म। ये हमारी ही पीढ़ी है जिसको ये सुख प्राप्त है कि वो तीसरे और चौथे तक गिन सकता है। हम्म। आने वाली पीढ़ी को ये सुख प्राप्त नहीं नहीं। होगा कि वो तीसरे और चौथे की बात करेगा। हम लास्ट पीढ़ी है डायनासोर की। तो बहुत फिर से मेरे मामले, पिता का सप्तम भाव पीड़ित होगा, तो इफेक्ट आप पे अगर दूसरी संतान आप है तो। अगर दूसरी संतान है तो सप्तम भाव में पिता के गड़बड़ जो होगी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, सप्तम से रिलेटेड नहीं, उनके नेगेटिव नेगेटिव जो इफेक्ट। कार्मिक प्लैनेट्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं दूसरे के पास, वहां गड़बड़ी हो सकती है। फिर आप में से क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी गड़बड़ी मिलेगी मुझे। चलो मान लिया पिताजी का सप्तम बिगड़ गया था, माँ और बापू की नहीं बनती थी, अब मैं क्या समझू? तो उसके लिए भी होरोस्कोप में D12 चार्ट होता है, द्वादामांशा चार्ट, द्वादांश द्वादांश मानसा चार्ट, इससे D12 चार्ट। क्लियर हुआ? उसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ होता है, चर्चा भी नहीं करेंगे, है ना। मैंने जिन लोगों ने D12 चार्ट मेरा मैंने जो सिखाया है, पुराने लोग हैं वो जानते हैं। फिर भी मैं आपको, अगर नए लोग भी समझना चाहते हैं D12 चार्ट के बारे में, मेरा हमारा जो एस्ट्रो पाठशाला का यूट्यूब चैनल है उसमें जाइएगा। D12 चार्ट के ऊपर कम से कम 4 से 5 वीडियो है, बहुत डिटेल्ड वीडियो।
और एक वीडियो बहुत शानदार है कि अगर मम्मी पापा की नहीं आपस में बनती तो उनकी मैरिज का इम्पैक्ट हम पर भी आ जाता है। तो कैसे आता है, D12 चार्ट्स में कैसे देखें। माता पिता की मैरिज लाइफ कैसी रही है, अगर मान लो नहीं भी पता चल रहा है, कई बार माँ बाप नहीं पता लगने देते, तो आपकी कुंडली का D12 चार्ट डिसाइड कर देगा, बता देगा मम्मी पापा की कितनी अंडरस्टैंडिंग थी। हर चीज ऋषियों ने इतनी कमाल की ये साइंस बनाई है ना कि हर चीज का जवाब जो है वहां पर छुपा है। बस ये है कि हमें वो निकालना आना चाहिए, और जब हम नहीं निकाल पाते तो समस्या हो जाती है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी हमारे सूर्य ग्रह की। आज मैं वो चर्चा नहीं करूंगा सूर्य से क्या क्या चीजें देखते हैं, वो मैंने पिछले टॉपिक में कवर कर दी है। सूर्य आपके अंदर का तेज है, सूर्य आपका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, आपने अपना सूर्य को समझना है किस लेवल पर जाकर के वो डाउन हो रहा है, किस लेवल पर। अगर मैं मान के चलता हूं कि सूर्य कमजोर आ गया, क्या किया जाए? तो हम लोग क्या कहते हैं जी, बताओ सूर्य का क्या उपाय? बेस्ट उपाय बता। साल में एक महीना ऐसा आता है, साल का एक महीना ऐसा आता है जिनके लिए भी सूर्य कमजोर है कुंडली में, उनके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है ये सर ज्येष्ठ मास समय। में जल चढ़ाएं। सूर्य सूर्य उस समय अगर आप सूर्य साधना करेंगे तो सूर्य साधना करने से आपका सूर्य कमजोर नहीं रहेगा, सूर्य सर अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा। ज्येष्ठ मास में सर सूर्य की आराधना पूरी। तो एक मिनट गायत्री जी, बस मैं पूरा कर लूं थोड़ा सा, फिर आपकी सुनूंगा। तो सूर्य जब उच्च राशि में जाते हैं 15 अप्रैल से 15 मई, ये वो समय है जिसको महसूस होता हो कि सूर्य कमजोर है, उसे नियम से सूर्य साधना करनी चाहिए। एक महीने के लिए सूर्य के पुरुष चरण मंत्रों का पाठ स्वयं करना चाहिए, और उससे पूर्व गुरु दीक्षा ग्रहण करें। और जिन्हें इन सूर्य साधना के बारे में, जिन सामर्थ्यवान व्यक्तियों को मालूम है, जिन्हें ज्ञान है, उन व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक उन्हें गुरु बना करके गुरु दीक्षा लेकर के मंत्र दीक्षा के बाद मंत्र साधना आरंभ करनी चाहिए। और पूरे वर्ष भर साधना तो एक महीने आप कर लीजिए, उसके बाद जो जो चीजें सूर्य को प्रिय हैं, जो जो सूर्य को अच्छी पूजा पद्धति लगती है, जो अच्छे कर्मास हैं सूर्य से रिलेटेड, उनको साल भर करना चाहिए। साल भर दान करना चाहिए सूर्य से रिलेटेड, और अच्छे कर्म करना चाहिए। सूर्य का रतन धारण करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाता है आपके हॉरोस्कोप से, और आप देखेंगे सूर्य कमजोर अवस्था में कुंडली में तो दिखाएगा, पर रियल में आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं झेल। इवन जब सूर्य हमारा कमजोर हालात में होता है तो हमारे बने बनाए काम बिगड़ते हैं, हमारे कार्यों में बाधाएं आने लग जाती है, हम मन वांछित सक्सेस गेन नहीं कर पाते। जैसे कहते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 1 लाख रुपए महीने कमाने की, हम तो 40,000 रुपए कमा रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 10 लाख रुपए महीने कमाने की, हम तो 2-3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। ये भी सूर्य का ही प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। ये सूर्य से रिलेटेड मामला है। इस तरीके से आप लोग अगर साल भर सूर्य रेमेडीज करते हैं तो आपको इस दोष का निवारण काफी हद तक मिल जाएगा।
हेल्थ से रिलेटेड सूर्य है तो हेल्थ तो अच्छा करेगा ही करेगा, वो तो उसका एक इम्पैक्ट है ही है, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे। वो आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी में हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं सूर्य के बारे में, तो ये चीज। हाँ गायत्री जी, अब बताइए। सॉरी सर, वो मैं यूं कह रही थी, ज्येष्ठ मास में जल चढ़ाते हैं ना सूर्य को, सूर्य देव को, वो तपते हैं तो उस वक्त जल चढ़ाने से ऐसा बोलते हैं कि अपने को भी शांति मिलती है, जितनी शांति उनको मिलती है। बहुत बढ़िया। और गायत्री जी, आज का क्वेश्चन ही यही था कि जो लोग कहते हैं हम 3-3 साल से 4-4 साल से जल चढ़ा रहे हैं, उनको परिणाम नहीं मिल रहे, उसी के लिए आज ये। हाँ, तो जब रेमेडीज हम करें तो भी ग्रह की स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार ही आपको रेमेडीज ज्यादा अच्छा देंगी, खास करके सब नहीं, मैंने कल्याण के सुना लिए, हुआ, बता रही अपने हूँ मैं। कल्याण के लिए जो रेमेडीज होती हैं वो किस तरह से करें। ठीक है। हाँ अनुराग जी बताइए जल्दी दान क्या फटाफट। करें? दान। सर जो सूर्य देव किसी पुत्र के उसमें पिताजी को दिखाते हैं, तो अगर कोई दत्तक पुत्र है तो उसमें सूर्य उसके असली वो पिता को टॉपिक अनुराग जी, टॉपिक गलत चला जाएगा, है ना। दत्तक पुत्र का हम एक अलग क्लास लेंगे। दत्तक पुत्र के ग्रह अलग हो जाते हैं। नहीं, मैं जानता, आपका तो क्वेश्चन आपने तो आधा बोला, मैं पूरा समझ गया, पर उसका आंसर मैं जानता हूँ कि कितना बड़ा देना पड़ेगा मुझे। उससे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। फिर दत्तक पुत्र, क्योंकि दत्तक पुत्र जो होता है ये एक सामान्य सा वो मामला नहीं कि हम सभी की कुंडली में 100 में से कोई 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, है ना। फिर देखते हैं, कुछ और अलग हट के क्वेश्चन हो तो ही पूछिएगा, है ना। हाँ राकेश जी तो बताइए। पंडित, सर हाँ मेरा पंडित प्रश्न, प्रणाम। हाँ मनीष जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सूर्य भगवान को जब जल देती हूँ तो हमारे आसपास में ना मकान ऐसे बने, सूर्य भगवान हमें दिखाई नहीं देते 8 बजे तक। जी तो अगर मैं जल देती हूँ तो उसके लिए क्या उपाय है? मुझे दिखते ही नहीं है, मैं लाल सूर्य भगवान में मैं जल देती हूँ, तो ना तो मैं दे देती हूँ। अब जिसका भी क्वेश्चन सूर्य को जल देने से रिलेटेड है वो सभी लोग सुन लें। नंबर 1 बात, मैंने अपनी इस क्लास में किसी को भी सूर्य को जल देने को कहा ही नहीं। मैंने सिंपल कहा है, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। मेरे अनुसार ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है। मेरे पास 6-6, 7-7 साल से जो लोग सूर्य को जल दे रहे हैं वो सेम प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब रेमेडी काम ही नहीं कर रही। दूसरी बात, ये एक प्रोसेस है। सूर्य को जल देना हमारे सनातन धर्म का एक पार्ट है, बट ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में इसमें कितना इफेक्ट आता है आई डोंट। अनुभव कहता है, जितने लोगों ने मुझे बताया कि बहुत कम, ना के बराबर। आपका अपना अपना फीलिंग फैक्टर होगा, वो डेट से डिफरेंट। मैंने सूर्य साधना की बात की है, इसलिए सूर्य को जल अर्पित करने से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें। अब मकान आपका छोटा पड़ गया, गुप्ता जी ने साइड में बड़ा घर बना लिया है, तो हम गुप्ता जी से कैसे समझाएं। गुप्ता जी भी नहीं मानने वाले, वो घर हटाने वाले नहीं है। तो कहीं कुछ और ही आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, कोई पार्क पूरक देखना पड़ेगा, कोई मंदिर देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर थोड़ा सर, जल्दी से फिर सूर्य की साधना कैसे करें? फिर सूर्य भगवान की साधना उसके लिए अलग से संपर्क स्थापित करेंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो सूत्र में सूत्र निकलते जाएंगे, अपना एंडलेस हो जाएगा मामला। और मैंने मंत्रा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक पूरा कवर किया है, साधनाएं वगैरह हम लोग बताते रहते हैं, तो इसलिए फिर वो एंडलेस प्रक्रिया चल जाती है। तो इसलिए हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। हमारा टॉपिक ये है, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। हमारा ये है, जिनका जुपिटर कमजोर होता है उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम आती है, उनको समय समय पर अप एंड डाउन झेलने पड़ते हैं। इसके विपरीत जिनका सूर्य और गुरु दोनों ही प्लैनेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं, दे आर फाइनेंशियली सिक्योर। कहाँ से आ रहे हैं हम? पंचम भाव से निकल कर। ये ध्यान से हमें इस पर टिके रहना है, इस पॉइंट के ऊपर हमने, ताकि हम पंचम भाव से रिलेटेड
अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकें कि वेल्थ कैसे जनरेट। अभी सूर्य हुआ, अब हम गुरु की बात करेंगे। गुरु में भी हमने यही देखा है कि गुरु की शक्ति को समझना है अपने चार्ट की। गुरु पंडित जी ताकतवर होगा तो ही। मनीष जी, अब आप अपने आप को बंद कर लीजिए ना, क्योंकि बीच बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं होना पसंद करता हूँ। जब हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज करके रखिएगा, बीच में मौका मिलेगा मैं क्वेश्चन करूंगा। तो गुरु ग्रह, क्योंकि कारण यह है कि अगर मैं बीच में सभी के क्वेश्चन लेता रहूंगा क्लास नहीं पूरी हो पाएगी, वो टॉपिक नहीं हो पाएगा और चलता ही रहेगा ये। एक साल भर तक वेल्थ ही पढ़ते रहेंगे और वेल्थी बन भी नहीं पाएंगे। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। एक कंक्रीट पॉइंट तक हम पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इस पंचम भाव में भी तो बहुत सारी चीजें अभी तो हमने वेल्थ ली है ना। हमारा काम, हमारा जो टारगेट है, एक पॉइंट को लेकर के ज्योतिष के बहुत सारे सूत्र क्लास के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को देना है जो थोड़े कंफ्यूज हैं, जिनको सूत्र तो पता लग गया पर सूत्र इम्प्लीमेंट कैसे होता है अपनी कुंडली में वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि कंफ्यूजन है कि यार ये सूर्य सौग्रही बैठा हुआ है पर अष्टम भाव में, और बेचारा कंफ्यूज है। अरे सूर्य तो सौग्रही बताया था, इसका मतलब खुश है ये, पर अष्टम में बताया बेकार है। यार मैं क्या समझू, सूर्य को क्या आला समझू, और बेचारा कंफ्यूज हो गया। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस तरह के सेशंस को चला रहे हैं, ताकि लोग ज्योतिष के फार्मूला को इम्प्लीमेंट कर सके, वो भी आसान तरीके से, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अब चलते हैं हम गुरु के ग्रह के ऊपर जाते हैं। जुपिटर किसका कमजोर है, किसका नहीं। ग्रह की स्ट्रेंथ को देखने के लिए 2-3 विधियां हो सकती हैं, जिसको जो पसंद आए वो अपना ले सकता है। एक तो वही जैसे सूर्य को देखते हैं ऐसे गुरु को देखते हैं कि गुरु कौन सी राशि में बैठा है, केंद्रीय या त्रिकोण में बैठा है कि नहीं बैठा है, और नवमांशा में उसको देखेंगे गुरु नीच राशि में बैठा है कि उच्च राशि में बैठा हुआ है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी हम गुरु ग्रह की शक्ति को पहचान पाते हैं। इसके भी 3 एक प्रकार के ऐसे प्लेनेट है जो गुरु की शक्ति को रोकते हैं। ध्यान से समझिए, 3 ग्रह ऐसे हैं जो गुरु की ताकत को कमजोर कर देते हैं या रोक देते हैं। ये आपको सूत्र हमेशा काम आएगा आगे तक की ज्योतिष के क्लास के। 3 ग्रह वो कौन कौन से हैं जो गुरु की शक्ति को रोक देते हैं या गड़बड़ा देते हैं? राहु ग्रह नंबर 1, नंबर 2 बुध ग्रह, और नंबर 3 शुक्र ग्रह। तो याद रखें, राहु, बुध और शुक्र, 3 ग्रह ये ऐसी हैं जो गुरु की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? आपकी कुंडली में गुरु को देखना है, तो देखना पहली बात तो है कि कहीं गुरु के साथ राहु तो नहीं बैठ गया, गुरु के साथ कहीं बुध तो नहीं बैठ गया, गुरु के साथ कहीं शुक्र तो नहीं बैठ गया। अगर बैठे हैं तो हाँ, गुरु लग रहा है ताकतवर पर है नहीं, गड़बड़ है। नंबर दो बात, इसको एक तरीका ये भी हो सकता है देखने का, कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का 9वां भाव, कुंडली का 11वां भाव और कुंडली का 12वां। 2, 5, 9, 11 और 12, ये 5 भाव ऐसे हैं, इनमें भूल करके भी राहु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ये नहीं होने चाहिए। इन 3 में से कोई भी ग्रह दूसरे में, 5वें में, 9वें में,
11वें में 12वें में अगर आ गया, अब गुरु चाहे आपका उच्च का क्यों ना बैठे, ये भी मैं चीज क्लियर कर, चाहे गुरु उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, देखने में वो बहुत अच्छा ही क्यों ना लग रहा हो, फिर भी ये मानना अब गुरु इतना प्योर नहीं रहा जितना प्योर लग रहा। क्रिस्टल क्लियर बात। ये मैं एक बेसिक फार्मूले सिखा रहा हूँ अभी आपको ना, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेसिक टाइप की चीजें जिसको आप देखते ही समझ जाएं कि मामला यहाँ नहीं यहाँ है। अब मान लीजिए कि किसी का शुक्र 12वें में बैठा है, आप में से कोई कह सकता है कि भाई शुक्र तो 12वें में बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो कहाँ गलत कह रहे हैं? शुक्र 12वें में इसीलिए तो अच्छा है कि गुरु कमजोर है। अच्छा शुक्र किसे मानती है आम आदमी? तो हम एंजॉय करें लाइफ, और गुरु कहता है आपका जीवन केवल एंजॉय करने के लिए नहीं, आप इस संसार में आए हैं तो इस संसार में आकर के अपने जीवन को उच्चता तक लेकर के जाना है, यानी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। और ऊंचाइयों पर जब हम चलें तो सदमार्ग से जाना है, मतलब अच्छे रास्ते से जाना है। और उसमें अगर हम भोग विलास और लग्जरी में पड़ गए तो हम अपने टारगेट को, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर कहीं पर भी। आप तो अगर दूसरे 5वें 9वें 11वें 12वें में ये ग्रह आते हैं तो हमें ललायत करते हैं कि भाई थोड़ी बहुत बेईमानी होती है, हो जाने दो, थोड़ा एंजॉय होता है, हो जाने दो, थोड़ा कंफर्ट्स होता है, हो जाने दो। प्योर नॉलेज की तरफ नहीं लेके जाने। तो नॉलेज कैसी गेन करके खुश है आदमी? अब देखिए, बंदा खुद ही इम्प्योर नॉलेज से खुश है, प्योर नहीं भी मिली तो भी कहेगा कोई प्रॉब्लम। शुद्ध ज्ञान किसे मानता है? वेदांग को शुद्ध ज्ञान मानता है। ध्यान से समझिएगा, वेदांग नॉलेज को प्योर नॉलेज मानते हैं। जैसे हम सीरियल में देखते हैं ब्रह्म ज्ञान, में ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। वेदांग कहाँ से देखा जाता है? 9th हाउस से, नवम भाव से देखा जाता है। वेद, वेद की नॉलेज नवम भाव, उपनिषद की नॉलेज तीसरा भाव। चलो वो तो कहीं और चले जाएंगे, हम अभी हम उसी पे चलते हैं। तो गुरु को हमने जल्दी में फटाफट D1 में ही देख लिया कि अगर है तो कुछ लेवल पे गड़बड़ है। ये गड़बड़ अगर किसी के कुंडली में बनी हुई है तो इसका सीधा सीधा मतलब है हमने पूर्व जन्म में गुरु की उपदेश सूत्र की पालना नहीं करी। फिर से, गुरु उपदेश सूत्र की पालना नहीं। गुरु उपदेश सूत्र का मतलब गुरु की टीचिंग्स। गुरु ने कहा बेटा ये नहीं करना, ये हमने किया। गुरु ने कहा अच्छा ये करो, तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा। और या गुरु के खिलाफ होना, गुरु के खिलाफत करना, गुरु के साथ षड्यंत्र रचना, गुरु को धोखा देना, गुरु को चीटिंग करना, गुरु की बुराई करना, इस बहुत सारे मामले हमारे शास्त्रों में लिखे हैं कि जिससे गुरु दोष प्राप्त हो जाता है। गुरु दोष जब हमें जीवन में मिलता है तो हमारे जीवन में उसका इम्पैक्ट हम पर तो पड़ता है, सो पड़ता है हमारी औलाद पर पड़ता है, और खास करके पुत्र संतान पर। ये ध्यान रखिएगा, हमारी पुत्र संतान, और पुत्र संतान में भी जो सबसे बड़े वाला होता है उसके ऊपर कैरियर, जब वो क्रिएट करने, जब वो कैरियर का समय आता है उस बेचारे को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका संबंध हमारे संतान से भी, यही ध्यान रखिएगा। और सेम सूत्र रहेगा जो मैंने सूर्य में समझाया था आपको कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी का गुरु ग्रह जब तक कोई आप में से प्योर नॉलेज गेन नहीं करता, कोई इंटरवेंशन नहीं होता, वो कर्मास कैरी फॉरवर्ड होके चलता रहता है, अगली संतान पर चलता रहता है। और गुरु ज्यादा खराब हो जाए तो फिर खानदान बर्बाद कर देता है, हमारे आगे के
आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह स्थितियां बना देता है। क्लियर हुआ बात? तो गुरु ग्रह जब है, गुरु ग्रह को हमने बड़े ध्यान पूर्वक समझना है। गुरु का संबंध हमारे डायरेक्ट वेल्थ से है, इसलिए इसको सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ कहा गया है। जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द वेल्थ, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये कारक है, वेल्थ का कारक ग्रह है गुरु। गुरु के पीड़ित होते ही हमारे पास धन की बरकत नहीं होती। अगर हम किसी तरीके से किसी अन्य ग्रह के प्रभाव से अगर धन हमारे पास आ भी जाएगा तो धन हमारे पास नहीं बच। इसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु और ब्लेसिंग ऑफ योर गॉड। हमारे साधना के क्षेत्र में गुरु के आशीर्वाद को भगवान से ऊपर का आशीर्वाद माना जाता है। ध्यान रहे, तंत्र शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है, जब भी साधना आरंभ करें तो गुरु मंत्र सर्वप्रथम करें, गुरु पूजन सर्वप्रथम करें। जैसे हम ग्रस्त लोगों के लिए क्या आया है, अग्र पूज्य देवता गणपति, तो हम सब सर्वप्रथम गणपति जी को पूजते हैं। शास्त्र में लिखा है नहीं, सबसे पहले गुरु को पूजिए, गुरु का पूजन सर्वप्रथम। तो ये गुरु की शक्ति और गुरु की महानता को बताता है। तो जन्म पत्रिका में आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो कमजोर है तो वेल्थ के मामले में भगवान का आशीर्वाद हम पे काम नहीं कर रहा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो रोज मंदिर जाते हैं जी, फिर भी हमारा फाइनेंस नहीं सुधर रहा। तो आपको जैसे ही समस्या बताई, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बंदा मंदिर तो जा रहा है पर गुरु गड़बड़ है इसका। इसने गुरु का सुधार, गुरु से रिलेटेड सुधार। तो ध्यान रहे, जब भी गुरु स्वग्रही हो, जैसे इस समय गुरु ग्रह स्वग्रही चल रहे हैं, 3 राशि के गुरु चल रहे हैं, धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, कर्क राशि में हो, जब भी आए मैं गुरु मंत्र साधना करना चाहिए। तो हम उस तरह से जब बार बार ऐसी साधनाएं जीवन में करते हैं तो ये दोष दूर होने शुरू होते हैं, और आपके बाद आने वाली जो पीढ़ी है उनको ध्यान से समझना, उनकी कुंडली में गुरु कमजोर नहीं मिले। तीर्थ यात्राएं करना, तीर्थ स्थान पर जाना, तीर्थ पर जाकर के पुण्य आत्माओं के दर्शन करना, साधु संत महात्माओं को नमन करना, दान पुण्य करना, ये सब चीजें गुरु ग्रह की शक्ति को बढ़ाती हैं। और आप में से हो सकता है, हम में से कोई हो सकता है कह सकते हैं हम तो हर 2 महीने में जाते हैं। तो उसके लिए हम कभी स्पिरिचुअल टॉपिक अलग से छेड़ेंगे कि जब भी हम तीर्थ स्थान पर जाएं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उल्टा दोष चढ़ा करके आ जाते हैं। तीर्थ स्थान पर जाकर के उल्टा दोष और चढ़ाए आते हैं। और तीर्थ दोष कौन चढ़ाता है, जिन लोगों का गुरु वक्री हो, उन्हें बड़ी सावधानी से तीर्थ में जाना चाहिए, बिना सावधानी की गड़बड़ हो जाती नहीं। जिनका गुरु वक्री हो, जिनका गुरु नीच का हो, जिनका गुरु राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, इनके साथ बड़ी दिक्कत है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं राहु गुरु और केतु ग्रह जब साथ होते हैं तो हमने कुछ अच्छे साधु संतों की कुंडलियों में भी ये योग देखा है। बिल्कुल देखा है। अगर किसी की कुंडली में ये है तो इसका मतलब ये उसने अपना दिमाग खुद का यूज नहीं करा। अगर वो व्यक्ति टोटल डिवोटेड टू गुरु, गुरु जो कह रहा है उसके अनुसार अगर वो काम करना शुरू कर देगा तो फिर वो आध्यात्मिक रूप से बहुत राइज, स्पिरिचुअली बहुत ऊपर जाकर। और गुरु राहु का कॉम्बिनेशन गड़बड़ कॉम्बिनेशन है। तो उन लोगों को जीवन में
बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने के लिए। और जिनका गुरु स्ट्रांग है ज्ञान से, वो आत्माएं हैं जो कई कई जन्मों का ज्ञान जिनके पास इकट्ठा हुआ पड़ा है, पहले से ही नॉलेजेबल आत्मा है, उनके पास पहले से ही नॉलेज है। बस उनको एक गुरु मिलने भर का इंतजार होता है, गुरु दर्शन करने भर का इंतजार होता है, और वो नॉलेज एकदम से और एकदम वो एनलाइटन टाइप फील करते हैं। तो जिन लोगों का गुरु जन्म पत्रिका में बहुत अच्छा है, वो पिछले कई जन्मों की ज्ञानी है। तो अगर वो ज्ञान कम भी प्राप्त कर रहे हैं तो भी उनमें अद्भुत ज्ञान पहले से ही है। देखिए, जैसे कबीर की स्टोरी मैं हमेशा सुनाता हूँ। कबीर जो है, उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए, गुरु दीक्षा प्राप्त करी, और कहां से कहां पहुंच गए। रामानंद जी, वो गुरु जो सभी के सामने उसे स्वीकार करने से भी हिचकिचा रहा है, ऐसे गुरु। उनके बावजूद भी कबीर की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कमाल की है, अद्भुत है, अतुलनीय है। कबीर को भुलाया नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से कबीर के जीवन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये पूर्व जन्म के ज्ञान इकट्ठे किए हुए पड़े। इतना शार्प, इतना सुंदर और इतना सटीक ज्ञान वो कोई पूर्व जन्मों का ही हिस्सा। तो इस तरह से जो लोग सूर्य और गुरु जिनके दोनों इकट्ठे हों, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? श्री श्री रविशंकर जी का आपने नाम सुना, गुरु जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग नाम की ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और बहुत फेमस, बहुत कंट्रीज में। उनके होरोस्कोप को जरूर देखिए, उनका सूर्य और उनका गुरु अच्छे और स्ट्रॉन्ग हालात। जो आज का टॉपिक है ये कुंडली इस पर बहुत सटीक जमती है। और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े लोगों की भी होरोस्कोप को देखने का प्रयास करें, आपको पता लगेगा कि किस तरह से फाइनेंशियली सिक्योर ये लोग होते हैं। हम आगे करेंगे अगले नेक्स्ट वीक इसके साथ और कौन से प्लेनेट हैं जो हमें चार चांद लगा देते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ सूर्य है, थोड़ा सा गुरु गड़बड़ है, वो क्या करे? इसका मतलब पैसा आने के चांस तो उसके पास भी बहुत है। उसे और किन ग्रहों का साथ मिलना चाहिए, कौन सा भाव पंचम भाव का ऐसा भाव है जो उसका विरोध में खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम ना कि पंचम के रिजल्ट नहीं लेने दूंगा, पंचम से रिलेटेड जो वेल्थ है उसको नहीं आने दूंगा। पंचम की वेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है, ये समझ ले। पंचम हमारे जीवन का भविष्य भाव से, ये हमारा भविष्य का निर्माण करता है। पांचवा भाव हमारे भविष्य का निर्माण करता है। जो आप ख्वाब देखते हो ना, आने वाले 3 साल बाद ये होगा, आने वाले 5 साल के बाद ये होगा, जो लोग ऐसे ख्वाब पूरा कर पाते हैं पंचम का काम, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें देखना होगा। 3 जगह पर गड़बड़ मिलेगी, पंचम में मिलेगी, सूर्य में मिलेगी, या गुरु या तीनों में से किसी एक जगह मिलेगी। जो कहते हैं ना हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते, हम गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। गोल, मैं पर्सनल गोल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं वो कंपनी वाले गोल की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10 प्रोडक्ट बेच दो, 20 प्रोडक्ट बेच दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। खुद के गोल होते हैं कि मैं 5 करोड़ रुपए का मकान बनाऊंगा, मैं 10 करोड़ का मकान बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को अमेरिका की फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। ये वाले मैं गोल की बात कर रहा हूँ। और जिनके यहाँ पर रुकावटें आती हैं तो निश्चित रूप से सूर्य में, गुरु में या पंचम भाव में गड़बड़ मिलेगी, और तीनों में गड़बड़ है तो उनके टारगेट पूरे होते ही नहीं, और बेचारे इतने मायूस हो जाते हैं, टारगेट बनाना ही बंद कर, होता तो कुछ है नहीं ऐसा।
तो गोल बनाना ही बंद कर देते। एक तरह से हम जो ख्वाब देखते हैं, जो पिक्चर हम देखते हैं अपने भविष्य की, हम अपनी फिल्म, अपनी जिंदगी की जो फिल्म देखते हैं भविष्य में, तो हम पंचम भाव की निगाहों से देखते हैं। जितना पंचम साफ और स्पष्ट होगा, उतने ही हमारी जिंदगी की भविष्य की फिल्म क्लियर होगी। ध्यान रखना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं ये भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, फिर सामने वाला कहता है अच्छा बन जा। तो बस यही कंफ्यूजन है कि उन तीनों में से क्या बन जाऊं। अच्छा ये बन जा, अच्छा फिर बाकी दो का क्या करना है? कंफ्यूज, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। होता है ना, हम ज्योतिषी भी बहुत अच्छे बन जाएं, हम बहुत अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट भी बन जाएं, हम बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर भी बन जाएं, हम बहुत अच्छा ये भी बन, कंफ्यूज। इसका मतलब पंचम भाव उनको सही तस्वीर नहीं दिखा पा रहा है। वो अपनी जिंदगी की जो पिक्चर क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके पास नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है। और ध्यान रहे, ऐसा आदमी जरूरी नहीं 20 साल का नौजवान हो जिसके पास अनुभव की कमी हो। 50 साल का भी हो सकता है, वो 60 साल का भी हो सकता है, वो 70 साल का भी हो सकता है। और कभी कभी तो सारे जीवन भर कंफ्यूजन रहता है, उनको यही नहीं पता कि हम करने क्या आए थे और क्या करके चल दिए, और लास्ट में सोचते हैं अब क्या करेंगे, तो समय निकल गया। तो इसीलिए जब हमने ये क्लास डिसाइड करी, तो मैंने फैसला लिया हम स्टार्ट पंचम। नहीं तो नियम तो ये था कि मैं लगन से करता, मैंने कहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पंचम पर बहुत बड़ा एक कंटेंट क्रिएट हो सकता है। बहुत क्लासेस पंचम भाव पर चल, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पंचम। तो इससे ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा भविष्य में मैं क्या चाहता हूं, एक होता है डिजायर, डिजायर एक अलग चीज है, डिजायर 11वें भाव का मामला है। पंचम, मैं क्या चाहता हूं अपने भविष्य में, मैं अपने आप को 3 साल बाद कहां देखता हूं, 5 साल बाद कहां देखता हूं, या तो वो ऐसा सोच ही नहीं रहा है, और सोचता है हो नहीं रहा है, तो ये पंचम भाव का सीधा सीधा मामला। अब पंचम भाव का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसके ऊपर कोई पाप ग्रह बैठा हो सकता है, पाप ग्रह देख रहा हो सकता है, पाप मदद में होता है, पंचमेश गड़बड़ हो सकता है, पंचमेश किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो सकता है, पंचम भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा हो सकता है, पंचम भाव पर राहु देख रहा हो सकता है, पाप ग्रह की किसी की दृष्टि हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा पंचमेश आपका नवांश कुंडली में गड़बड़ बैठा हो सकता है, उसके हालात बहुत अच्छे नहीं हो सकते, तो भी वो व्यक्ति इस बात की कंप्लेंट कर सकता है। या अक्सर वैसे होते हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाओ, हमने देखना है क्या, आज खा लें, आज पी लें, आज देख लेंगे, आगे हमने देखना ही नहीं क्या करना। तो वो भी हालात पैदा हो। ध्यान रहे, जो व्यक्ति 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500, 1000 करोड़ ऐसे चलता है ना, का हमेशा कभी उनके साथ रह के देखिएगा 24 घंटे, उनकी जिंदगी में प्लानिंग का बहुत बड़ा फैक्टर। वो हर महीने टारगेट्स बनाएंगे, यार अब की बार हमने इतना क्लियर करना, इतना गोल, हमेशा गोल सेट करें, चाहे वो थोड़े ऊपर रह जाए तो चाहे वो नीचे रह जाए, वो उनकी लाइफ में मैटर नहीं करता, वो ऊपर नीचे को देख लेंगे पर वो गोल जरूर बनाएंगे। ये ध्यान रखना, जो गोल ही नहीं बना रहा है, इस तरह से टारगेट्स नहीं बना रहा है, तो फिर वो या तो फुली सेटिस्फाइड है या वो गिव अप कर चुका है, दो में से एक बात है। और उनके अगर आप पंचम को ध्यान से देखेंगे तो प्रॉब्लम जरूर है। देखो कितना गहरी आपको सूत्र और टेक्निक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा, बीच में ना बोलिएगा, क्योंकि फिर बीच में बोलने से मेरा स्वभाव थोड़ा सा कड़वा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो मंगल थोड़ा मेरा डोमिनेटिंग है, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के, तो फिर वो क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, फिर भागो यहाँ से, है डांटता है ये। हम तो पहले से ही ज्ञानी है,
तो हमें ये क्या सिखाएगा? हम तो चलते फिरते ऐसे ही दरवाजा खोल के देख लिया हमने कि क्या चल रहा है, बाकी हम ज्ञान लेने थोड़ी आए हैं। तो फिर उनको ऐसा लगता है, मन है ना पलटता रहता है। तो इसलिए कृपया ऐसा कोई सीन ना क्रिएट हो। आप लोग हैंड रेज करें, मैं हर एक का करने की कोशिश करूंगा। हाँ मानवी जी बताइए। म्यूट है आप, म्यूट है। पिछले दिनों मैंने एक बच्चे की कुंडली देखी प्रैक्टिस के लिए, तो वो मकर लग्न की कुंडली थी। उसमें अष्टम में सूर्य भी था, शुक्र और गुरु, जी और फादर उसके वेल ऑफ है। फादर की कुंडली में भी उच्च का सूर्य है, मगर बच्चे का फाइनेंसेस पर किस हिसाब से रहेंगे? वो क्योंकि आपने बड़ा ध्यान से, अभी मानवी जी मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिस आपको करने की आवश्यकता है। जी मैंने क्या आपने उसमें नवमांशा में सूर्य के हालात जाकर के चेक किए? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पिताजी का सूर्य अच्छा है, जी पिताजी का सूर्य अच्छा है। पिताजी के पिताजी तो दादाजी हुए, तो जी दादाजी के अच्छे पुण्यास पिताजी को मिल रहे हैं, पर जी पिताजी के अच्छे पुण्य बेटे को नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। बच्चे का मत देखिए, 40-50 साल के बच्चे का देखिएगा, अच्छी पिक्चर क्लियर होगी। क्योंकि हम फाइनेंस देख रहे हैं ना, अब फाइनेंस जी बच्चे का क्या बताएं, बच्चे का भविष्य में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नहीं, बच्चा ये एज इन सर वो भी अपनी जॉब पे मतलब करियर अभी शुरू ही किया है उसने। नहीं मैं मान तो लीजिए, उसी तो से बहस का विषय है। 50-30 साल का बच्चा क्या कर लेगा, 35 साल का बच्चा क्या कर लेगा? वो 100 करोड़ की उम्मीद है, हम कैसे कर? हमें अगर कुंडली का एनालिसिस करना है तो हमें एग्जाम्पल सही पकड़ना पड़ेगा, है अच्छा ना? हाँ, वो चीज हमें सही पकड़नी पड़ेगी। वो तो भविष्य के गर्त में क्या रहेगा, क्या वो अपने उच्च के सूर्य को जो पिताजी को मिला है उसके तरह चमक पाएगा? वो तो भविष्य बताएगा। अगर पिताजी का गुरु गड़बड़ हुआ तो बच्चा तो वैसे ही गड़बड़ निकलने वाला है। चलिए। अच्छा सर, नहीं मेरा ये मतलब था कि अष्टम का सूर्य अष्टमेश अष्टम ही है। मानवी जी कोई फायदा ही नहीं ना, अपना वो टॉपिक ही अच्छा नहीं है। अच्छा अपन क्या निकालें उससे, क्या आप समझ पाएंगे? मैं कुछ भी कह के निकल जाऊंगा, मुझे तो पकड़ो आप ढंग से। जी सर जी सर। मेरी गलती तो निकालो, आप लोग गलती निकालना, जब भी मजा आएगा। चलिए, अभी तो मैं कह दूंगा हाँ हाँ ये बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पिताजी का सुन लिया, पिताजी करोड़ रुपए दे जाएंगे, ये उससे कुछ नहीं। बड़े बड़े खानदान बर्बाद होते हुए देखे गए, ये ध्यान से समझिएगा। बड़े बड़े खानदान, एक नेपाल का खानदान था, आपने सुना होगा अगर आप समाचारों पे ध्यान देते ना, एक ही परिवार के ढां 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 ढां। जी उसके बाद बोला जी ये हमारे बस हमसे ना हो पाएगा, हमारे खानदान से, यहाँ तो फिर डेमोक्रेसी ले आओ, किसी को भी प्रधानमंत्री बना। क्या हुआ उस खानदान? वो नेपाल का राजा था। और केवल ये एक घटना नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जिनकी औलाद उनके अच्छे सामर्थ्य को, उनके नाम को, उनके मान सम्मान को आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जा पाए, और वो डूब गए हैं या कमजोर पड़ गए। ये ध्यान से, है ना? चलिए, आप प्रियेश जी बताइए। सर अगर किसी का पंचम भाव अगर वीक है, मान लीजिए अगर वीक है, तो वो बंदा क्या करे? दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट पंचम भाव से मुलाकात कर लो, कि यानी कि पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है, आवेश है, वो कौन सा ग्रह है, उसकी ताकत को बढ़ाइए। या सबसे अच्छा तरीका है, सूर्य और गुरु की ताकत को बढ़ाएंगे तो पंचम की ताकत बढ़ जाएगी। फार्मूला नोट कर लो, सूर्य और गुरु की ताकत को बढ़ाएंगे तो पंचम की ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। थैंक यू सर। इसे कितने आसान तरीके से आपको, इतनी आसान तरीके से आपको रेमेडीज दूंगा कि दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल भी। हाँ प्राण, हाँ जी, ये बताएं, शालिनी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शालिनी जी बताइए। प्रणाम सर। सर मेरे को ये पूछना था कि हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, बोले शालिनी जी, बोले। हेलो। हाँ बोलिए शालिनी जी।
शायद नेटवर्क का इशू है। हाँ प्रांशु जी बताइए। नमस्कार सर। हाँ बताइए। सर जैसे आपने बताया था कि सूर्य अगर अष्टम मतलब शत्रु राशि में आ जाए, साथ में शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु देख ले, तो मेरा सभी कंडीशन पूरी बनी हुई है, खोलनी हुई है। तो उसके लिए सर मैं पता सूर्य साधना करनी चाहिए। सर सूर्य साधना तो इस साल तो करनी पॉसिबल नहीं है, वो तो टाइम चला गया। अब सर बाकी साल हम क्या कर सकते हैं सूर्य को अच्छा करने के लिए, उसको पावरफुल करने के लिए? प्रांशु, हमारे ज्योतिष में 2 तरह के उपाय होते हैं। एक उपाय होते हैं लोगों को बहकाने के, खुश करने के, जैसे हम बोलते हैं खुश कर दो, बंदे को 3-4 उपाय पकड़ा दो, वो झोले में डाल करके ले जाएगा और अपने खुश रहेगा कि रेमेडीज बहुत अच्छी अच्छी बता दी। दूसरे उपाय होते हैं रियल उपाय। अब विडंबना ये है कि जो रियल उपाय है वो उनको करना बड़ा टफ है। जैसे मैंने बताया कि सूर्य साधना रियल उपाय है, इसको करना मुश्किल है। फेक उपाय कौन सा है? सूर्य को जल दो, सूर्य की दिशा में आप मुंह करके पेशाब करना बंद कर दो, सुबह सुबह उठते पहले थोड़ा सा तेल जो है धरती पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके गिरा दो, अर्क के पौधे को पानी दो। ये सब इन उपायों का क्या रिजल्ट आता है आज तक किसी को नहीं अनुभव में आया, एक्चुअली में पता नहीं है। सूर्य साधना व्यक्ति खुद करेगा तो खुद रियलाइज करेगा कि यार एनर्जी गेन हुई कि नहीं। सूर्य का कोई भी कार्य करते हो तो ध्यान रखिएगा, पहला उसका लक्षण आप एनर्जाइज फील करोगे, हाईली एनर्जाइज फील करोगे, थकान नहीं होगी, पूरे दिन काम करोगे दम लगा करके, डिसिप्लिन को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो जाओ। मुझे यार 5 बजे वहां पर पहुंचना, तो मैं 5 बजे ही पहुंचू। उसके लिए आप सिर से सिर की लड़ाई लड़ोगे। मतलब लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है 5-10 मिनट का, आपको नहीं, मुझे फर्क पड़ता है, मेरी लाइफ में फर्क पड़ता है 5 मिनट का। जब आप टाइम के एकदम बिल्कुल स्टक हो जाओगे, समझ लेना अब सूर्य आपके अंदर लक्षण दिखा रहा है, सूर्य का लक्षण आ रहा है। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, जब आपका मन करे कि मैं इस संसार को कुछ देना चाहता हूं, छोटा मोटा नहीं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहता हूं, और आपके दिमाग में यार ये प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूं, और उसके लिए टारगेट बना के आप लग जाते हैं, समझ लेना सूर्य आपका। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखाते हैं कि सूर्य साधना का या सूर्य की रेमेडीज का असर अब आपके अंदर आ रहा है। जब भी आप कोई रेमेडीज करते हो, उसका फील फैक्टर आपके अंदर आना ही चाहिए। जैसे कोई आप दवाई खाते हो, अगर गर्म दवाई खा लोगे तो गर्मी फील होनी चाहिए, अगर ठंडी दवाई खा ले तो ठंड फील होनी चाहिए, है ना। जैसे विटामिन बी, वो बी कॉम्प्लेक्स ले लेते तो पेशाब का रंग पीला हो जाता है, तो पता चल गया भाई ठीक है आज पेशाब का रंग पीला इसलिए कि हमने बी कॉम्प्लेक्स ले लिया। उसका एक लक्षण है कि हमने लिया, असली लिया नकली लिया कैसे पता चलेगा? पीला रंग हो गया, असली लिया नहीं हो रहा है, भाई पता नहीं क्या दे दिया बी कॉम्प्लेक्स के रूप में। कहने का मेरा तात्पर्य है, आप कुछ भी खाना खाते हो, पहनते हो, कुछ भी करते हो, आपको रियलाइज होना जरूरी है। ऐसे जब आप रेमेडी करते हो, जब आप दवा खाते हो तो फील होता है, जब आप रेमेडी करते हो तो भी फील होना चाहिए कि जो आप स्वयं से मंत्र जाप कर रहे हो, जो आप जेमस्टोन पहन रहे हो, कोई रेमेडीज आप कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट फील होना चाहिए लक्षणों के रूप। वो आप जिस गोल के लिए कर रहे हो सकता है वो तो लेट हो, वो ना हो, उसमें समय लग सकता है जो आपका अल्टीमेट गोल है, परंतु छोटे छोटे लक्षण आप में तुरंत आने चाहिए। आ रहे हैं तो सर इसके उपाय सर क्या फिर करेंगे जब कोई बात आती है, जो सूर्य साधना अब करनी पॉसिबल नहीं है, जो महीना था वो तो जा चुका होगा इस साल का। इम्पॉसिबल का मतलब ही प्राणेश को आई एम पॉसिबल है, वो हमारा बहाना होता है। उस चीज से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि हम ये कर सकते और ये नहीं कर सकते। आप ये कहिए कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि आपने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं सुबह उठ करके कितने बजे सूर्य साधना करूं। अगर आप सोचेंगे तो उसके लिए नियम बना लेंगे। एक व्यक्ति को डॉक्टर कहता है तुझे डायबिटीज हो, वो व्यक्ति बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है, बिल्कुल भी सैर करने नहीं जाता है, पर डॉक्टर ने कहा डायबिटीज हो गई, कहते दवा दे दो,
डॉक्टर ने भी लिया, कोई XYZ दवा दे दी, फिर वो पहुंच गया महीने के बाद, डॉक्टर साहब मैंने नापा है 1 महीना हो गया, डाउन नहीं आ रहा मामला, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर कहेगा अच्छा दवाई काम नहीं कर रही थी, भाई तूने एक्सरसाइज की? नहीं साहब एक्सरसाइज तो होती नहीं, मैं सुबह वहां जाता हूँ, मेरी इतनी मीटिंग, इतने बजे मीटिंग, उतने बजे मीटिंग, वो सारा उसने कहा मैं तो सब सो बिजी पर्सन। डॉक्टर एक डोज और बढ़ा देता है, ये और करके देख ले, उसका क्या जाता हूँ मैं, डोज बढ़ा देनी, बढ़ा दिया। अब वो फिर पहुंच गया, कहता डॉक्टर साहब नहीं आ रहा कंट्रोल, या तो डॉक्टर बदलेगा या तो डॉक्टर बदल लेता है ऐसे में, या डॉक्टर का फिर जाए। डॉक्टर अल्टीमेटली हाँ कह कहता है मेरे भाई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर डाइट का ख्याल नहीं करते, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो दवाई ज्यादा साथ नहीं दे पाएगी। दवाई उन्हीं का साथ देगी जो एक्सरसाइज भी करते हैं, जो डाइट भी करते हैं, जो प्रॉपर रहेंगे। अब तू अपनी लाइफ को बदल ले, तेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है अपनी लाइफ को चेंज करने के अलावा। मैं तेरे को इससे ज्यादा इंसुलिन पे डाल दूंगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, जिसके साइड इफेक्ट बहुत होने वाले हैं। और उसमें भी तू डाइट और ये तो चलेगा चलेगा, जिसके पास भी जाएगा वो बताएगा ही बताएगा। तो प्राणेशु ये कुछ कुंडली के ऐसे योग होते हैं, जैसे आपने बताया कि सूर्य के साथ शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, XYZ कुछ भी हुआ है, ये टिपिकल योग है। हम इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं किसके खिलाफ? प्रकृति के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो कार्मिक चीजें पीछे से कैरी फॉरवर्ड चली आ रही है, उसको हम रोकना चाह रहे हैं कि वो हमारी आने वाली संतान पर ना जाए। तो उसके लिए तो हमें बहुत भारी भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। हमें उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए वही वाली बात है, हवा के विपरीत चलना पड़ेगा, धारा के विपरीत बहना पड़ेगा। और उसके लिए जब हम कहेंगे ना करो, अच्छा कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो कहते हैं अच्छा डायबिटीज हो गई तो वो कहते हैं ठीक है जी आधा घंटा चलना है, वो 1 घंटा चलेंगे। डॉक्टर कहता है कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो, वो कहते हैं कितना कम कर रहा है मुंह से बताओ, वो 100 ग्राम और कम कर देंगे, क्योंकि उनको जल्दी ठीक होना है और वो इस चीज से निजात पाना चाह रहे हैं, उनका टारगेट है। वो क्या करेंगे शाम के बाद, कल की बात बताऊं, मेरे एक बंदा आया, वो कहता है मैं शाम के 6 बजे बाद से कोई काम नहीं करता। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहता है शुगर हो गई। तो पिछले 9 महीने से उसको शुगर है, मैं काम करना छोड़ दिया मैंने, और मैं बिल्कुल कंट्रोल कर लिया मैंने। अब वो कोई प्रोग्राम कर रहा है रिवर्सल वाला, तो लोग ऐसे ऐसे भी हैं, 9 महीने में उठाया और पटक के मारा शुगर को, आप सोचिए। और ऐसे ऐसे भी जो 10 साल से चल रहे हैं, 15 साल से चल रहे हैं दवाइयों के सारे। तो मुद्दा आप है कि हम क्या चाहते हैं, हम उसके रिवर्स में जाना चाहते हैं या दवाइयों के साथ बहना चाहते हैं, या दवाई के अगेंस्ट खड़ा होना चाहते हैं कि दवाई भी नहीं चाहिए भाई, ये तो काम चलाऊ मैं थोड़े दिन के लिए ले लेता हूँ जब तक ये कंट्रोल नहीं हो रही है, पर दवाई मुझे नहीं चाहिए, मैं दवाइयों का सहारा भी नहीं चाहिए। पर क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज कर लूंगा, डाइट कर लूंगा, यानी डिसिप्लिन कर। अब उसके लिए वो अपना टाइम अपने आप निकालना शुरू कर देते हैं, वो योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, वो डाइटिशियन के पास भी जा रहे हैं, वो बेचारे सब कुछ कर रहे हैं। जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया, डायबिटीज एक ऑनगोइंग प्रोसेस वाली एक डिसीजेस है, प्रोग्रेसिव डिसीजेस है, अगर इससे नहीं लड़ोगे तो बढ़ेगी। तो जिंदगी में आपकी जन्म पत्रिका में जो भी कॉम्बिनेशन, नेगेटिव कॉम्बिनेशन, चाहे वो गुरु चंडाल है, चाहे सूर्य ग्रहण दोष है, चाहे चंद्र ग्रहण दोष, ये सब प्रोग्रेसिव डिसीजेस वाले हैं, मतलब ये बढ़ेंगे अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े हो। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रेम भाव से पीछा छोड़ने वाले नहीं, ये केवल थोड़ा सा जल चढ़ा करके या सूर्य को थोड़ा वो दे करके या किसी गरीब को 1 रुपए का सिक्का दे करके पिंड छोड़ने वाले नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये कार्मिक चीजें हैं। अब आपने देखना है कि उनसे पीछा कैसे छुड़ाना है, और पीछा छुड़ाने के लिए तो भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। और ऋषियों की कहानियों को पढ़ो, उपनिषदों की कहानियों को पढ़ो कि ऋषि अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने प्राण तक निछावर करने को तैयार होते थे, तो इस संसार में चीजें आती थी। अगर गंगा नदी हमारे हिंदुस्तान में है तो उसके पीछे
भगीरथ का प्रयास की देखिएगा, उनकी स्टोरी पढ़ के देखिए भगीरथ ने बेचारे ने क्या नहीं किया। कार्य भगवान शिव को मनाया, कहाँ स्वर्ग में गए, कहाँ स्वर्ग में जा करके उन्होंने तपस्या की, फिर गंगा जी से प्रार्थना, तो कितने उन्होंने चक्कर लगाए हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। इस संसार में जो आम जन है, प्राणी जन है, वो पापों से कैसे मुक्ति पाए, वो भी आसान तरीके से। उनके दिमाग का प्रश्न यही था कि आम आदमी, वो आप ही की तरह सोच रहे थे कि आम आदमी बड़े बड़े मंत्र अनुष्ठान कैसे करेगा, उसको विधि नहीं पता, क्या करे। तो उन्होंने एक शॉर्ट चीज निकाली कि स्वर्ग में जो गंगा जी बह रही है, जो अलकनंदा बह रही है, उस समय नाम उनका अलकनंदा, अलकनंदा बह रही है, जो उनको अगर धरती पर वो आ जाए, तो देखो असंभव चीज सोच रहे हैं, कहा स्वर्ग से लाने की बात कर रहे हैं धरती पर। अगर वो धरती पर आ जाए तो धरती वासियों को कितना आराम मिल जाए, और किया ना उन्होंने प्रयास। तो ऐसे ही हमें अपने ऐसे नेगेटिव कुंडली के नेगेटिव कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते थे ऐसे छाती तान करके, अब चाहे छाती छलनी हो जाए, छाती तो ताननी पड़ेगी जब जाके कुछ हो। तो ऐसे कुछ नहीं हो, वो तो आप चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। हाँ स्नेहा जी, आप बताइए। थैंक यू सर। सर जैसे D9 चार्ट में अगर पंचम हाउस में ही राहु बैठा है तो फिर उस पंचम भाव में नहीं देखना आपने देखना है नवमांश कुंडली में सूर्य को और गुरु। वीडियो पंचम तो देखना D1 का। ओके ना सूर्य और राहु की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए नवमांश में देखिए कि सूर्य नवमांशा में कहाँ पर है और गुरु नवमांशा में कहाँ पे। ओके, अगर वो अच्छी जगह है तो इसका मतलब आपके सूर्य ग्रह में ताकत है और गुरु ग्रह में ताकत है। आज का फार्मूला ये था कि अगर दोनों ग्रह शक्तिशाली हैं तो यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। अब मुद्दा ये नहीं कि कौन कमाएगा, कहीं कोई भी कमाए पैसा आएगा, चाहे वो रेंटल इनकम से आए, चाहे कहीं से आए, जो आपके पिता ने दादा ने कोई फैक्ट्रियां डाल रखी हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से पैसा आए, पर आएगा। यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी करेंगे, वो भी होगा और हम उससे ज्यादा भी गेन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ नहीं करते जिनका सूर्य गुरु है। ये जस्ट एक समझाने के लिए कि उनके पास फाइनेंशियली वो सिक्योर है, वो उनके साथ गड़बड़ नहीं। पूरा समय आता है तो बहुत ज्यादा अप डाउन होंगे। हाँ शिवांगी जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा ये पूछना था कि क्या हम नवांश में दिग्बली का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं? नहीं D1 में शिवांगी, ओनली D1। हाँ गायत्री जी, म्यूट पर हैं आप। गायत्री जी म्यूट पे हैं आप। गायत्री कपूर जी म्यूट है आप। जी सर अभी आपने बताया कि जुपिटर के साथ अगर राहु होता है तो वो बेनिफिशियल नहीं होता, तो जुपिटर के साथ केतु अगर बैठता है तो वो भी बेनिफिशियल नहीं रहता। वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा है, पर उस स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है गुरु और केतु कॉम्बिनेशन में। बट मेटेरियलिस्टिक टर्म में गुरु और केतु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। जी सर। वो कहीं ना कहीं अगर फीमेल चार्ट है तो उसकी मैरिज में अपने स्पाउस को लेकर के कुछ चैलेंज उसको महसूस हो सकते हैं, अपनी संतान को लेकर के, संतान के कैरियर को लेकर के कुछ, या फैमिली टर्म्स के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, वो एक अलग बात है। जी सर, थैंक यू सर। राकेश जी। प्रणाम गुरुजी। सर मेरा प्रश्न है कि जो भाव में अगर हमारा ग्रह बैठा हो, मतलब वो अस्त में हो, तो उसका क्या परिणाम हो सकते हैं? जो ग्रह, क्या दोबारा बताइएगा? अगर किसी भी भाव में बैठा है मतलब, पर वो अस्त में हो, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अस्त ग्रह को राकेश जी मेरे ख्याल से आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देखिए, पूरा का पूरा एक वीडियो है अस्त ग्रह के ऊपर, है ना। ओके। वो जाकर के देखिएगा। अस्त क्या है कि छुप जाता है ग्रह, यानी कि उस ग्रह अपनी एफिशिएंसी सामने नहीं ला पाता।
अपनी शक्ति सामने नहीं ला पाता। जैसे एक आदमी एफिशिएंट है पर वो दिखा नहीं पाता दूसरे को, देखो साहब मैं कितना एफिशिएंट, समझा नहीं पाता, तो दूसरे को लगता है इसको आता ही नहीं। करेक्ट। या उसकी शक्ल देख के लगता ही नहीं कि भाई ये कुछ ऐसा कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। लोग कहते हैं डाउट है यार, इसको शक्ल देख के लगता नहीं कि ये कुछ ऐसा करके दिखा पाएगा। तो उसके अंदर जो एक स्पार्क होनी चाहिए उस ग्रह से रिलेटेड, उस स्पार्क का अभाव दिखाई देता है सामने वाले। ये सब आज का ये हमारा सेशन हुआ। सभी लोग व्हाट्सएप पर जरूर लिखें